नमस्कार, जन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। विजय रंजन, जो निहार नाम से मित्रों और सहयोगियों के बीच जाने जाते हैं, उनका प्रथम काव्य संकलन उद्गार अभी अभी प्रकाशित हुआ है। इसका पेपर बैक संस्करण अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है। विजय रंजन जी भारतीय स्टेट बैंक से मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। मुख्य महाप्रबंधक के रूप में वे भारतीय स्टेट बैंक के जयपुर मंडल और दिल्ली मंडल के प्रभारी रहे। कविता लेखन उनकी हॉबी रही है, जिसे उन्होंने काफी शिद्दत के साथ जारी रखा और आज उनके काव्य रूपी उद्गार हमारे सामने हैं। 152 पृष्ठों में लगभग 100 कविताएं और हिंदी गजल लेकर विजय रंजन निहार जी हमारे सामने आए हैं। इस संग्रह में मानस को उद्वेलित करने वाली पंक्तियां भी हैं, माता पिता के महत्व को उद्बोधित करती कविताएं भी हैं, प्रकृति के विभिन्न रंगों का चित्रण भी और रोमांस की प्रासंगिकता भी। कुछ प्रयोगवादी कविताएं भी हैं जो लीक से हटकर समय की सच्चाई को उजागर करती हैं। तो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं विजय रंजन निहार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन टीवी पर। जी नमस्कार। जी विजय नमस्कार रंजन भानु जी, जी। आपने बैंक में अपनी सेवाएं दी, बैंक में बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन काव्य आपकी जो हॉबी रही उसको भी आपने जारी रखा। साहित्य के रूप में कहते हैं कि साहित्य एक ऐसा समाज बनाता है जो शिक्षित होता है, जिसमें हम सब जीने लायक बनते हैं, या समाज को वो शिक्षित कर देता है। आपने उद्गार जी लिखी, उद्गार में जो कविताएं आपने लिखी, किस तरह की इसमें कविताएं हैं और ये कविताएं क्या मैसेज देती हैं? देखिए भानु जी, बेसिकली कविता जब मैंने लिखनी शुरू की थी तो मैं दुष्यंत जी से और धूमिल जी से, इन लोगों से ज्यादा प्रभावित हुआ करता था। जी। और धूमिल जी की एक पंक्ति मुझे काफी अच्छी लगी थी कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। और मुझे लगा कि अगर आदमियत को रिफ्लेक्ट कहीं भी किया जा सकता है तो वो कविता के माध्यम से ही किया जा सकता है। और चूंकि हमारी शिक्षा दीक्षा हिंदी माध्यम विद्यालय से हुई जी। तो हिंदी पे थोड़ी पकड़ ज्यादा अच्छी थी। तो हमने हिंदी माध्यम में ही हिंदी में कविता लिखनी शुरू की और अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया। और इसलिए इस काव्य संकलन का नाम भी मैंने उद्गार लिखा है, क्योंकि जब आपकी अभिव्यक्ति को आवाज मिल जाती है तो वो जी। उद्गार के रूप में जाना जाता है। इस संग्रह में कुछ सामाजिक इश्यूज पे भी मैंने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ रोमांस के पुट भी हैं। जी। कुछ गजलें भी हैं जो कि गेय हैं, हिंदी में हैं। बेसिकली मैंने कहा कि मैं दुष्यंत जी से ज्यादा प्रभावित रहा था। और कुछ माता पिता के बारे में भी है। एक श्रद्धांजलि मैंने अटल जी को भी दी है, जिन्हें मैं बहुत ही अपना एक आदर्श मानता रहा हूं, अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो। जी। जी। तो समाज के लिए कुछ संदेश ही हैं। और साथ ही साथ जो लोग, मतलब हर तबके के लोगों के लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे माता पिता हो, पुत्र हो, सबके लिए कुछ ना कुछ संदेश मैंने इसमें रखने की कोशिश की है। ये कोलाज है विभिन्न मूडों का, और मुझे उम्मीद है कि पाठकों को ये पसंद आएगा। बिल्कुल। विजय रंजन जी, आपने अपने काव्य संग्रह में प्रकृति का भी जिक्र किया है। प्रकृति का समावेश आपने इस संग्रह में जो किया है, ये क्या मैसेज देना आप चाह रहे थे? क्योंकि आदमियत की बात आपने बताई, सामाजिक बात आपने बताई, आपने क्यों इस काव्य संग्रह की रचना की ये भी आपने बताया, लेकिन प्रकृति की तरफ भी आपका इसमें रुझान रहा, रोमांस की तरफ भी रुझान रहा। ये इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए बेसिकली क्या है कि मेरा ये मानना है कि आप प्रकृति के जितने करीब रहेंगे उतने ही आप प्राकृतिक रहेंगे। और आप जितने बनावटी दुनिया में रहेंगे उतने जी। ही आप में बनावटापन ज्यादा आएगा। तो हमें, आप देखेंगे कि पिछले 2 वर्षों में कोविड के दौरान हमें यह महसूस हुआ कि प्रकृति का कितना इंपॉर्टेंस है। नेचर में रहना और पेड़ पौधे लगाना, पवित्र नदी, पवित्र जल, पवित्र वायु, इसकी क्या प्रासंगिकता है। और चूंकि हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई है
वो एक झारखंड के सुरम्य प्राकृतिक वातावरण नेतरहाट ऐसी जगह पे, जी नेतरहाट विद्यालय से हुई है। जी तो हमें प्रकृति के सानिध्य में रह के चिड़ियों की चहचहाट, झरनों के कलकल निनाद सब सुनने का आनंद आया है। हवाएं जब गुनगुनाती हुई चिड़ियों के वन से गुजरती थी तो कविताएं अपने आप बहने लगती थी। तो मैंने इसलिए प्रकृति का जो प्रकृति की महत्ता को भी थोड़ा सा बयान करने की कोशिश की है इसमें, ताकि लोग प्रकृति की ओर ज्यादा देखें उसे पॉजिटिवली, और सारे लोग प्रकृति को बचाएं। जी। यही जीवन विजय है। रंजन जी, आपके संग्रह में जो सबसे खास कविता आपको लगती हो वो कौन सी है? वो कविता आपको क्यों प्रिय है? और एक आम आदमी के जीवन में काव्य संग्रह का, कविताओं का कितना महत्व हो सकता है? किस तरह से वे बदलाव ला सकती हैं? देखिए, मेरी इस कविता में मैंने एक दो दो लाइन के दोहे कुछ डाले हैं जी कविता के रूप में। और जो सार है बेसिकली हमारे पूरे जीवन का, तो मैं मेरे लिए वो प्रिय इसलिए है कि उसमें एक संदेश है। सज्जन कुछ ऐसा मत बोलिए जो जासे होए औरन को पीर, मन की बात मन में ही रखिए, हो जाइए धीर गंभीर। देखिए, होता क्या है कि हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम क्या बात कहाँ कैसे बोल रहे हैं, और दूसरों को हम तकलीफ दे जाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वित्त वित्त की बात न कीजिए, बस पूछिए एक दूसरे से हाल। पैसे को लेकर डिफरेंस पैदा मत कीजिए। संगी साथी हैं अनमोल बहुत, इन्हें रखिए आप संभाल। धन दौलत काम ना आएगा, न काम आएगा आपका पद, झुककर रहिएगा, आपका उतना ऊंचा होगा कद। तो इस तरह की पंक्तियों का समावेश मैंने किया है इस दोहे में। और ये जब मैं इसको पब्लिश कराने जा रहा था उसी दौरान मैंने लिखा था। तो ये मेरी सबसे ताजी कविता है इस संकलन में, जो छपते छपते छप गई है, जी तो जी। ये ज्यादा प्रिय है। इसकी अंतिम पंक्ति है, ईर्ष्या द्वेष घृणा अहंकार सब है नहीं मनुष्य जाति का गुण, इन सब का कर त्याग आप, बस हो जाइए प्रेम से परिपूर्ण। ये और ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जी लोग इसे जरूर प्रचारित भी करें, प्रसारित भी करें। बिल्कुल, बहुत अच्छे शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, बहुत अच्छी काव्य रचनाएँ आपने अपने संग्रह में ली हैं। एक बात और, जो आपने अपने काव्य संग्रह में रावण को प्रतीकात्मक के रूप में दिखाकर अपने अंदर की बुराइयों को दहन करने की बात कही है, इससे क्या मैसेज जाता जी, है? क्योंकि हर किसी के अंदर एक रावण होता है, वो कैसे अपने इस रावण को दहन कर सकता है और इस बुराई को खत्म कर सकता है? देखिए, रावण और राम में अंतर यही है कि रा का जो अर्थ है ना, वो है रोशनी। तो ये प्रतीकात्मक रहा है। बेसिकली क्या है कि जब मन में रोशनी आ जाती है तो वो राम हो जाते हैं, और जब वो रोशनी हो जाती है जंगलों में तो वो रावण हो जाता है। यानी जब हम वो रोशनी को देख नहीं पाते तो हमारे भीतर जो अंधकार है वो जी रावण का द्योतक है, और हमारे भीतर जो प्रकाश है वो राम का द्योतक है। तो मैंने यही कहा है। और क्या है कि राम ने रावण का जो वध किया, तो एक ये है कि रावण के नाभि में अमृत घटी थी। उस अमृत घटी को जब तक वो सुखाएंगे नहीं तब तक रावण वध नहीं होगा। तो मैंने यही कहा है कि जो नाभि के इर्द गिर्द है जितनी भी बुराइयां हैं, वो चाहे भूख से उत्पन्न होती हैं या फिर उसके इर्द गिर्द ही चीजें होती हैं, तो अगर हम उस चीज को, उस अपने नाभि में छुपे हुए उस बुराई को खत्म कर लें तो हम मनुष्य जीवन पालेंगे, हम सब राममय हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस कविता के माध्यम से मैंने बेसिकली अच्छाई जिताने की बात कही है और बुराई को खत्म करने की बात कही है। अपने भीतर के रावण को, हर आदमी के भीतर में रावण है, रावण प्रतीकात्मक है। हर आदमी के भीतर अच्छाई भी है, बुराई है। जाहिर है कि हम अपनी बुराई को दबाएं, खत्म करें और अच्छाई को उभारें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका संग्रह है वाकई।